अस्सलामुअलैकुम। कोरोना वायरस मौजूद है, रहेगा और शायद बाकी वायरसेस की तरह जैसे फ्लू वगैरह अब ये कहीं नहीं जाने वाला। वायरस को तो हम नहीं हरा सकते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीलियां ला सकते हैं। दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द कोरोना वायरस। दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। चाइना के सूबे वुहान से फैला ये 5G, बिल गेट्स, मैन मेड है या नहीं है, बायो वॉरफेयर, ये सारी बातें पता लगाना अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तय ज़रूर है कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है और इससे ख़तरा सबको है। एहतियात ही अब हम सबको बचा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस नाक, आँख और हलक के ज़रिए आपके सेल्स में दाखिल होता है, वहाँ पे बैठा रहता है, मल्टीप्लाई होता है और बहुत ज़्यादा नंबर्स में तादाद में बढ़ जाता है। इस वायरस के तादाद में बढ़ने की वजह से आपके इम्यून सेल्स एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम साइटोकाइंस कहते हैं। अगर ये साइटोकाइंस नॉर्मल तरीके से नॉर्मल मिकदार में ग्रो करें तो वो वायरस को हराने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएं तो इसको हम साइटोकिन का तूफ़ान या साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। और साइटोकाइन स्टॉर्म कोरोना वायरस इन्फेक्शन में डेथ की एक बहुत ही अहम वजह है। इस इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उसके बारे में तो हम सब वाकिफ़ हैं। बुखार होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है और ड्राई कॉफ, सूखी खांसी होती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें देखी गई हैं जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया और नाक से और मुंह से जो सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ स्मेल है वो ख़त्म हो जाता है। इसको इन अलामात के ऊपर आइडेंटिफाई करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है और उसके लिए हमें लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं। अगर ज़रा से भी अलामात ज़ाहिर हों तो अपने आप को आइसोलेट करके टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। अगर ये वायरस 100 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30% अफराद कोई भी अलामत ज़ाहिर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायरस फैला नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि वायरस का इनकी बॉडी के ऊपर कोई ख़ास अफेक्ट नहीं हुआ। तो जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं हैं उनको फ़िलहाल साइड पे रखते हैं। अभी बात करते हैं उन लोगों की जिनको सिम्टम्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। इस दौरान अगर बुखार, खांसी और जिस्म में शदीद दर्द ज़ाहिर हो तो सबसे पहले अपने आप को बाकी घर वालों से आइसोलेट कर लें। कोरोना वायरस का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जो है उसको हम PCR कहते हैं, यानी पोलिमरेज चेन रिएक्शन। इस टेस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक गलत फहमी हमारे मुआशरे में आजकल फैली हुई है कि टेस्ट जो है वो 100% सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा, या फिर अगर हम एक जगह से टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और दूसरी जगह से टेस्ट कराते हैं तो वो नेगेटिव आता है। इसके बारे में सुना है ना आपने? चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। टेस्ट के सच होने की नौयत को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि टेस्ट करता क्या है। नाक के ज़रिए आपके हलक में एक Q-टिप, एक कॉटन बड घुसाया जाता है जिससे थोड़े से सेल्स लिए जाते हैं। उन सेल्स को फिर एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है और फिर चेक किया जाता है कि कहीं इन सेल्स में कोरोना वायरस का RNA मौजूद तो नहीं है। अगर एक इंसान में कोरोना वायरस मौजूद है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो टेस्ट करते हुए आपने वो सेल्स पकड़ लिए जिसमें वायरस मौजूद था तो ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि वायरस मौजूद होता है लेकिन आप वो सेल्स पकड़ लेते हैं जिसमें वायरस मौजूद नहीं, तो इसकी वजह से वायरस मौजूद होते हुए भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है। इसको हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, यानी झूठा नेगेटिव। आप जितने भी टेस्ट अपने लैब से जाके हॉस्पिटल्स में करवाते हैं उन सब के अंदर एक छोटी सी परसेंटेज फॉल्स नेगेटिव की होती है। एक छोटी सी पॉसिबिलिटी कि शायद ये टेस्ट सच नहीं बता रहा, लेकिन बाकी टेस्टों में इसकी फॉल्स नेगेटिविटी की जो रेट है वो बहुत कम होती है, 2%, 3%, 5%। कोरोना वायरस के अंदर ये 25 से 30% तक फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। सिर्फ इसी बुनियाद पे अगर जिस इंसान का टेस्ट नेगेटिव आता है लेकिन उसके अंदर सिम्टम्स मौजूद होते हैं तो हम उसको कोरोना वायरस की तरह ही देखते हैं। तो अगर आज के बाद से अगर आपको कोई ये कहे कि एक जगह से हमने टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया, दूसरी जगह से करवाया तो नेगेटिव आया, तो अब आपको उसकी वजह पता है। हो सकता है टेस्ट रिजल्ट फॉल्सली नेगेटिव हो। एक और भी बदगुमानी ये सुनने को मिल रही है कि डॉक्टर्स हर किसी को कोरोना लेबल कर रहे हैं। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ होती है कोरोना सस्पेक्टेड केस और एक चीज़ होती है कोरोना कन्फर्म्ड केस। हर वो इंसान जैसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो, खांसी हो रही हो या बुखार हो, वो कोरोना सस्पेक्टेड केस में आता है। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि सांस लेने की बीमारी बहुत सारे और वजूहात से भी हो सकती है।
खून की कमी हो जाना, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, दिल का मसला होना, हार्ट अटैक वगैरह, दिमाग में मसला होना या किडनी के मसले हो जाना, इन सब के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मौजूद होती है। थैंक यू। वाह यार, बड़ी मजे की है। तो जब कोई ऐसा इंसान जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चाहे वो दिल का मसला हो लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप उसको सस्पेक्टेड कोरोना केस ही समझेंगे। आप उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि वो एक सस्पेक्टेड कोरोना केस है, अनलेस कि उसके 2 टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाते। एक और टेस्टिंग होती है, उसको एंटीबॉडी टेस्टिंग कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडीज़ होती क्या है। एंटीबॉडीज़ वो छोटे से प्रोटीन्स हैं जो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपके इम्यून सिस्टम बनाती है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। अगर इन्फेक्शन ऑन गोइंग है, यानी अभी इन्फेक्शन चल रहा है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको हम IgM कहते हैं। और अगर इन्फेक्शन फाइट ऑफ हो चुका हो, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं उनको हम IgG कहते हैं। अगर कोई टेस्ट IgM डिटेक्ट करे, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अभी चल रहा है। और अगर कोई टेस्ट IgG डिटेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन रिजॉल्व हो चुका है। इसके बारे में डिटेल में हम थोड़ी सी और बाद में बात करेंगे। ये तो बात हो गई तशखीस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है। ये एक बहुत अहम मसला है। अगर आप घर में हैं और आपके घर में किसी को इन्फेक्शन नहीं है, तो चांसेस आर कि आप महफूज हैं। घर से बाहर निकलते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी बंद जगह पे, किसी घर में, किसी दुकान में जाना पड़े जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हों, वहाँ पे मास्क भी पहने और कोशिश करें कि अगर किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो वापस अपने मुंह पे ना लगाएं जब तक कि आप अपना हाथ धो ना लें। बाहर से अंदर आते हुए एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, हाथों को साबुन से बहुत अच्छी तरह 20 सेकंड के लिए धो लें। लोग एक सवाल करते हैं कि साबुन इस्तेमाल करना चाहिए या सैनिटाइज़र। मेरे नज़दीक साबुन एक बेहतरीन तरीक़ा है वायरस को ख़त्म करने का। अगर आपके पास साबुन और पानी उस वक्त मौजूद नहीं है, तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस बात को भी नोट कर लें कि अगर आप लोगों ने सही से पूरे रूल्स फॉलो किए हों एटलीस्ट 10 दिन तक, और आपके दोस्तों ने भी घर पे अपने वो रूल्स फॉलो किए हों एटलीस्ट 10 दिन तक, तो आप दोनों मेल जोल कर सकते हैं। कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट क्या है? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि ट्रीटमेंट के हवाले से बहुत सी बातें हो चुकी हैं। पहली बात जानना ये ज़रूरी है कि वायरस को इंसान का इम्यून सिस्टम खुद मारने के काबिल है, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पैरासीटामोल, जैसे कि IV फ्लूइड्स अगर ज़रूरत पड़े, कॉफ सिरप्स अगर ज़रूरत पड़े, अलग किस्म के पेन किलर्स अगर ज़रूरत पड़े। इसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ बॉडी को सपोर्ट करता है, ये वायरस को मारने में कोई मदद नहीं करता। अब बात कर लेते हैं बहुत से पॉसिबल ट्रीटमेंट्स की। बात की जा रही थी पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बहुत पुरानी यूज ड्रग है जो हम लोग मलेरिया में इस्तेमाल करते हैं या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अपने बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और अब रिसर्च के मुताबिक ये साबित हो चुका है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का वायरस को मारने में कोई ख़ास रोल नहीं है। अलबत्ता इतना ज़रूर देखा गया है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ ज़रूर हुई है। इसके अलावा अजीथ्रोमाइसिन भी दी जाती है, लेकिन चांसेस आर कि वो भी कोई ख़ास काम नहीं करती। कलौंजी का तेल चूँकि एक नेचुरली फाउंड एलिमेंट है जो कि आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कोई ख़ास नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है आपकी बॉडी पे, तो अगर आपको लगता है कि इससे क्योर है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सेना मक्की के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। सेना एक बहुत पुराना एलोपैथिक कंपाउंड है, SENNA, और इसको बेसिकली एक लैक्सेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लैक्सेटिव का मतलब है जो कब्ज़ को तोड़ता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो कब्ज़ को तोड़ना, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको आंतों का कोई इलाज करना हो, आंतों का कोई सर्जरी हो, तो उसमें आंतों को साफ़ करने के लिए काम आता है। सेना मक्की अगर आप इस इन्फेक्शन में रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस आर कि आपके जो नमकियात हैं वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसके अलावा दिल के मरीज़ों के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, तो खुदारा इसको बग़ैर किसी के रिकमेंडेशन के इस्तेमाल ना कीजिए। आखिर में बात कर लेते हैं विटामिन्स की। अगर आप एक खाते पीते इंसान हैं जो गोश्त भी खाता है, सब्जियां भी खाता है, फल भी खाता है, तो विटामिन सब चीज़ों में मौजूद है और चांसेस आर कि आपको विटामिन की कमी नहीं है, सिवाय ऑब्वियसली विटामिन D की तो सबको कमी है। इसके बारे में भी एक वीडियो बनानी है। तो मैं कुछ विटामिन्स के नाम लूँगा, उनको जहन नशीन कर लें। 2 विटामिन्स जो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, विटामिन B और विटामिन C। अगर आप उसको डेली रिकमेंडेड यूज़ के हिसाब से सप्लीमेंट कर लें तो वो आपको बॉडी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर विटामिन A, D, E या विटामिन K आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे
तो वो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर वही बात करूंगा, जिन टोटकों की वजह से आपको नुकसान ना हो उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जिनसे पॉसिबल ख़तरा हो जैसे कि सेना और विटामिन ए, डी, ई और के, उनका इस्तेमाल थोड़ा सा रोक दीजिए। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो पिछले 14 दिनों के अंदर आप जिन जिन अफराद से मिले आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन पॉजिटिव हो गया है, ताकि वो अपना टेस्ट करवा सकें और अपने अलामात को मॉनिटर कर सकें। दूसरी चीज़, अपने आप को बाकी घर वालों से क्वारंटीन कर लें अगर उनको सिम्टम्स नहीं हैं या उनको इन्फेक्शन नहीं है, और अपने घर वालों का भी टेस्ट करवाएं। सिम्टम्स को मॉनिटर करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, बुखार मॉनिटर करना और ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करना। थर्मोमीटर के ज़रिए आप बुखार तो जान सकते हैं और पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए आप अपने ऑक्सीजन लेवल्स को देख सकते हैं। जब जब बुखार आए तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, और अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो और ऑक्सीजन लेवल्स 94% से कम हो जाएं तो हस्पताल को ज़रूर रुजू करें और चेस्ट एक्सरे करवा लें। ऐसे चांसेस 10 से 15% लोगों के अंदर होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे कब पता चलेगा कि मेरा इन्फेक्शन क्लियर हो गया है और मेरा टेस्ट अब नेगेटिव आ गया है। तो इसके लिए WHO की नई रिकमेंडेशंस आई हैं। उनमें 2 कंडीशंस लाजिम हैं। आपका टेस्ट पॉजिटिव आने से अब तक 10 दिन गुजर चुके हों। इसके अलावा 3 दिन बग़ैर कोई पैनाडोल खाए हुए या बग़ैर कोई बुखार की दवा खाए हुए आपको बुखार ना आया हो। अगर आप इन 2 शर्तों पे पूरा उतरते हैं तो आप अपना क्वारंटीन ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप क्वारंटीन ब्रेक करने के लिए टेस्ट करवाना चाहते हैं कि आया आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया कि नहीं, तो उसमें भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक PCR करा सकते हैं और एक एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें भी थोड़ा सा एक इशू है, एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो बहुत एक्यूरेट नहीं है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि PCR हो ताकि कंफर्म हो जाए कि वायरस के पार्टिकल्स हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अब होता क्या है कि बेशक आपकी बॉडी ने वायरस को तो फाइट ऑफ कर दिया है, लेकिन वायरस के पार्टिकल्स अभी भी आपके सेल्स में मौजूद है। अब अगर कोई आपको टेस्ट करने के लिए कॉटन बड आपकी नाक में से हलक तक लेके जाएगा और वहां से सेल्स वापस लेके आएगा, तो हो सकता है उस सेल्स में उस वायरस के टूटे हुए पार्टिकल्स मौजूद हों, जो कि फिर टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, यानी झूठा पॉजिटिव, कि इन्फेक्शन मौजूद है नहीं लेकिन टेस्ट बता रहा है कि इन्फेक्शन मौजूद है। इसलिए आपने कुछ महीने पहले सुना भी होगा कि लोग इन्फेक्शन से लड़ने के बावजूद भी और रिकवर करने के बावजूद भी पॉजिटिव टेस्ट हो रहे थे। वो ये वजह थी। जितने भी मिसकंसेप्शंस चल रहे थे इसके बारे में हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क में और हमारे पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी, आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए वो चीज़ सब क्लियर हो जाए। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि उनमें से काफ़ी सारे लोग रिकवर भी कर चुके हैं। असल में मसला ये है कि हमारे हॉस्पिटल्स के पास कैपेसिटी कम है इन सबको हैंडल करने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि डिफरेंट हॉस्पिटल या ICU कैपेसिटीज़ बनाई जा रही हैं ताकि उन क्रिटिकल पेशेंट्स को हम कवर कर सकें, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो माइल्ड हैं तो वो घर के अंदर आराम से रह सकते हैं, लेकिन जो 15-20% केसेस जो क्रिटिकल होते हैं उनको HDU या ICU की ज़रूरत पड़ती है। तो एज ए नेशन हमें HDU और ICU की कैपेसिटी को ऑब्वियसली बढ़ाना होगा, लेकिन वो भी हमारे इंडिविजुअल इंसान के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम अपने मेल जोल और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर समाजी फासला बरकरार रखें, वो एहतियात सही से अपनाएं जो हमें बताई गई हैं। हाथ सही से धोएं, पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, बिला ज़रूरत लोगों के घर जाने से गुरेज करें। बाहर से अगर अंदर आएँ तो सबसे पहले हाथ धोएं। हाथ धोने के तरीके भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑनलाइन मौजूद है। एहतियात हमें खुद करनी होगी। अभी भी बहुत देर हुई नहीं है, हम अभी भी अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, उनको तलकीन कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जाने तो जहान है। और अगर इन सब बातों के बाद आपके जहन में फिर भी सवाल आते हैं तो अच्छी बात है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है असद खान और ये है डॉक्टर साहब।